दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंटेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों से आप सभी जानते हैं कि देश में 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव उसकी लगातार तमाम तरह की चर्चाएं होती रही। लेकिन उसके बाद जब चुनाव परिणाम आ गए उसके बाद जो मुख्यमंत्री चयन की जो प्रक्रिया रही है, खास तौर से 3 राज्यों में जो बीजेपी ने जो जिन राज्यों में जीत हासिल की है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इनमें मुख्यमंत्री चुनने की जो तरह की कवायद रही है उसमें एक ऐसी अबुझ पहेली की तरह सभी के सामने थी, उसको लेकर सभी अपना-अपना अनुमान लगा रहे थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो निर्णय लिए गए इन राज्यों के मुख्यमंत्री चयन में, उसने सभी को हतप्रभ कर दिया और सभी कहीं न कहीं चौंक गए हैं। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया जो अपने-अपने प्रदेश में बड़े नेता थे बीजेपी के और लगातार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और एक तरह से कहा जाता है कि इन राज्यों में इनके बिना बीजेपी के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता था। और आज वो साइडलाइन कर दिए गए, किनारे कर दिए गए और उनकी जगह नए लोगों को मौका इन तीनों राज्यों में मिला है। और इन 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री के लिए भी घोषणा की गई है। तो ऐसे में सारे नए लोग एक तरह से कहा जाए तो इन राज्यों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये क्या दर्शाता है बीजेपी कौन-सी रणनीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जिस तरह से मुख्यमंत्री चयन इन राज्यों में किया गया है, वह बीजेपी की राजनीति को किस तरफ इशारा करता है? और साथ ही कुछ समय पहले आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच के दौरान अपने एक पंक्ति उन्होंने बोलती कि एक अकेला सब पर भारी। हालाँकि कहा जाता था उन्होंने विपक्ष के लिए बोला, लेकिन ऐसा लगता है वो उनकी पार्टी के नेताओं के लिए भी बड़ा भारी साबित हुई है ये पंक्तियाँ, क्योंकि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को किनारे कर दिया गया, ऐसा लगता है कि एक अकेला सब पर भारी की जो पंक्तियाँ नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कही थी, वह अपने नेताओं के जो वरिष्ठ नेता पार्टी के उनके लिए भी उन्होंने इशारा उस भाषण के अंदर किया था। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारा सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। और साथ ही विभिन्न मंचों पर आप उनके विश्लेषण को सुनते हैं और उन्हें देखते हैं। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील शुक्ला जी से कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जो नया नेतृत्व है, जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चुना गया है। हालाँकि कहा जाता है विधायक दल के नेता के उसमें विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें ही फैसला होगा, लेकिन जिस तरह से बताया गया इसमें पर्ची खोली गई, नाम निकाले गए और वह सब दर्शाता है कि केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पे ये सब फैसला हुआ है। आखिरकार बीजेपी की आने वाले समय की जो राजनीति है, आप इस निर्णय से कैसे प्रभावित होते देखते हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। जो विधानसभाओं के चुनाव के बाद तीनों राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और वहां मुख्यमंत्री के चयन में जो प्रक्रिया अपनाई भारतीय जनता पार्टी ने, ये कोई नई बात तो नहीं है। आप याद कीजिए कि इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया था उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री का चयन कैसे हुआ था? आपके सामने है। जब येदियुरप्पा साहब का इस्तीफा लिया गया और वहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए, आपको याद होगा, वो जी, भी बीएस तथ्य बोमल। आपके सामने है। हिमाचल में जब सरकार बन रही थी, ठाकुर साहब जहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो भी आप याद कर लीजिए। वहाँ पे धूमल साहब बड़े प्रतापी नेता थे, उनको किनारे किया गया। एट द 11th आवर चुनाव के दौरान उनकी सीट बदल दी गई थी, वो भी आपको याद होगा। महाराष्ट्र में जब सरकार बनी थी और फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो भी आप याद कर लीजिए। तो बीजेपी ने हमेशा इस तरह के प्रयोग किए हैं। झारखंड का याद कीजिए आप। जी, झारखंड में जब पिछली सरकार बनी थी और पूरे समय तक सरकार चली, रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों के नाम पर वो राज्य बना। कहाँ मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने? और रघुवर दास जी को बनाया। और उस समय भी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे बड़े लोकप्रिय नेता रहे हैं वहाँ, जिन्होंने उस आंदोलन में भाग भी लिया था। लेकिन नहीं बनाया सरकार बीजेपी ने। और आप हरियाणा का देख लीजिए आप। खट्टर साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, दोबारा मुख्यमंत्री जी, बनाया। तमाम चीज़ों के बावजूद उनको स्वीकार नहीं किया किसी को। और बीजेपी के कितने महत्वपूर्ण नेता रहे हैं वहाँ, हरियाणा में, जिन्होंने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन पार्टी ने नए चेहरों को सामने लाया वो। और अब ये अलग क्या का प्रश्न हो गया फिर कि ये कितने सफल रहे। रघुवर दास जी का आप देखिए कि दूसरा जो चुनाव हुआ वो मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए। और आजीवन उनको राज्यपाल बना कर के जो सक्रिय राजनीति है उनसे वो अलग हो गए हैं, राज्यपाल हो गए वो। कोई खट्टर साहब के साथ क्या क्या समस्या आई दूसरे चुनाव में, मैंने बाद में आगे आकर के उनको मिली-जुली सरकार बनानी पड़ी जेजेपी के साथ। जी, मतलब
पार्टी को कितनी ताकत मिली ये नहीं मिली ये बहस का विषय है, क्योंकि ये प्रयोग सफल हुआ नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और शाह साहब के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, वो नए प्रयोग कर रही है और नए चेहरे सामने ला रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ। भारतीय राजनीति में प्रशांत जी भी ये पहली बार नहीं है। आप जी, ये श्रीमती इंदिरा गांधी का दौर याद कीजिए, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी। पूरे देश में उनकी जय-जयकार हो रही थी। किस तरह से मुख्यमंत्री बनाती थी वो, जिसको चाहती थी उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उस समय भी इस तरह के प्रयोग सफल हुए। आप याद कीजिए राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। तमाम संघर्ष चल रहे थे, लेकिन जगन्नाथ पहाड़िया साहब कहाँ चल पाए? बीच में उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या-क्या संघर्ष नहीं हुआ वहाँ। तो ये लेकिन बड़े नेता हैं, पार्टी में लोकप्रियता है, पार्टी को जिताने की उनके पास ताकत थी। उन्होंने जिसको कहा वो मुख्यमंत्री मान लिया गया, विधायक दल का नेता चुन लिया गया। वही स्थिति इस समय मोदी जी पार्टी को विश्वास है मोदी जी के नाम पर, कि मोदी जी के नाम पर उनका वो चलेगा। वो चुनाव जीतते रहेंगे। लेकिन इस इन इन चीज़ों से आप कितनी पार्टी को आप आगे बढ़ा पाएँगे? जनाधार कितना व्यापक हो पाएगा? जो लोग पार्टी से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों को आप पार्टी में कितना जोड़ पाएँगे? आने वाले दिनों में संगठन कितना मजबूत हो पाएगा? ये अलग का विषय है। लेकिन जो तरीका अपनाया है बीजेपी ने, ये कोई नई बात नहीं है। अब इसको लोग तरह-तरह से व्याख्या देने की कोशिश अलग कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक लोकप्रिय नेता, जिसके बल पे पार्टी चल रही है, जिसके नाम पर लोग चुनाव जीत रहे हैं, फिर इस तरह के ब म आम तौर पे राजनेता इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र निर्णय लेने वाले और अपनी लोकप्रियता के बल पर राजनीति करने वाले नेताओं को स्वीकार नहीं कर पाते। या म एक एक ये स्थिति बनती है राजनीति में और अतीत में भी हुआ है और आगे होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकते, लेकिन उसी चीज़ की ये पुनरावृत्ति है। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से लीडरशिप केंद्रीय जो लीडरशिप होती है पार्टी को अपने हिसाब से चलाने का जो कहते हैं लोकप्रियता के आधार पर मानता रखती है, वो उसका परिणति कहीं न कहीं दिखाई देती है। लेकिन बात ये निकल के आती है जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश में है और बताया जाता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की विधानसभा के अंदर। उनकी जो लाडली बहना स्कीम थी उसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला चुनाव के अंदर। इस पर वसुंधरा राजे सिंधिया का अपना एक समर्थक वर्ग है पूरे राजस्थान के अंदर और रमन सिंह का भी अपना आधार है। ऐसे में इन वरिष्ठ नेता को एकदम साइडलाइन कर देना क्या बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर 2019 की बात करें, इसमें मैक्सिमम सीट बीजेपी के पास थी। इससे ज़्यादा तो वो कुछ गेन नहीं कर सकती इन राज्यों के अंदर। तो ऐसे में इन जो नए लोगों पर ज़िम्मेदारी दे देना 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, क्या रणनीति में कुछ कहीं कमी तो नहीं आ बीजेपी की? नहीं, बीजेपी तो इसको नहीं मानती कमी। आप याद कीजिए पिछला विधानसभा चुनाव के दौरान क्या बीजेपी ने कोई चेहरा सामने नहीं रखा? प्रधानमंत्री जी अपने सभी भाषणों में कहते रहे कि कमल का निशान ही उम्मीदवार है, कमल के निशान को ही आप याद रखिए। किसी व्यक्ति का नाम उन्होंने कब किसी सभा में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अपने साथ की सभाओं में भी उन लोगों ने तमाम नेताओं को कब उन्होंने साथ नहीं रखा। बीजेपी इस बात को नहीं मानती। लेकिन निजी तौर पर मेरा अपना मानना यह है कि मध्य प्रदेश की जीत के पीछे शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका है। मैं ये भी मानता हूं कि किसी मुख्यमंत्री के अलोकप्रियता की स्थिति में आप वहां चुनाव नहीं जीत सकते। अगर शिवराज सिंह चौहान इतने अलोकप्रिय होते तो मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस तरह से नहीं जीत सकती थी। चुनाव के दौरान भी शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से प्रचार अभियान चलाया पार्टी का, मेरा ये अपना मानना है कि उनमें उनका उनका बड़ा योगदान है बीजेपी की जीत में। मैं भी मानता हूँ कि राजस्थान में भी वसुंधरा राजे का योगदान है और अकेली नेता थी जो केंद्रीय नेतृत्व के अलावा यानी कि जेपी नड्डा साहब, मुख्य प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी, इन लोगों के अलावा अकेली नेता थी जिन्होंने कई विधानसभाओं में प्रचार किया। लंबी बड़ी-बड़ी सभाएँ उन्होंने की और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता और एक वसुंधरा राजे की अपील है वहाँ उस राज्य में। मैं भी मानता हूँ कि राजस्थान में पार्टी की जीत में उनकी भी भूमिका है और एक नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के बीच में, कैडर के बीच में उनकी लोकप्रियता है। रमन सिंह जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि रमन सिंह जी पिछले 5 साल में वो सक्रियता उनकी नहीं दिखाई पड़ी, जो विपक्ष के नेता के रूप में सक्रियता दिखाई पड़नी चाहिए थी। मान सकते हैं आप, लेकिन फिर भी रमन सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं। और पार्टी का वहाँ संगठन बड़े पुराने-पुराने नेता हैं, चाहे रमन सिंह जी हों, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हों, चाहे राजेश मूलद हों,
तमाम बड़े नेता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया और संघर्ष के साथ आगे पार्टी को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब पार्टी को लगा कि नहीं नए चेहरे आने चाहिए और उन्होंने विष्णु साय साहब को ले आए। हालाँकि वो भी नए व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक को कहते हैं पार्टी का चेहरा, वो कभी नहीं रहे। मुझे मेरी स्मृतियों में कभी नहीं है। मुझे ध्यान नहीं आता कि वो हालाँकि 4 बार के एमपी हैं वो। एक बार मंत्री भी रह चुके हैं केंद्रीय सरकार में, 2014 वाली जो सरकार बनी थी मोदी जी की। पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा चेहरा रहे हों मुझे मेरी स्मृतियों में नहीं है। इन लोगों के को आगे न रखने का एक एक समीक्षक के रूप में तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी संगठन के लिए नुकसानदायक है ये। और भारतीय जनता पार्टी के विपरीत कांग्रेस को इसका बहुत नुकसान हुआ, जब उन्होंने स्थानीय नेतृत्व की अवहेलना की और पार्टी लगातार अपनी लोकप्रियता में नीचे चलती चली गई। वो स्थितियाँ बनी। लेकिन बीजेपी को नहीं लगता। बीजेपी को लगता है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है। वो लगातार जीतते भी चले आ रहे हैं। मोदी जी का चेहरा हर जगह है। तो इस बात को बीजेपी स्वीकार नहीं करती। लेकिन कोई राजनीतिक समीक्षक इस तरह की जो संगठनात्मक गतिविधियाँ हैं, उसके पक्ष में उसको खड़ा होने में सुविधा होगी। क्योंकि यह सिद्धांत यह उचित नहीं है कि आप स्थानीय नेताओं, स्थानीय संगठन, स्थानीय छत्र के मौजूदगी में आप पार्टी को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। आज हो सकता है कि आज का उस तरह की स्थिति उनको ज़रूरत ना हो कि मोदी जी के नाम पर और बीजे सही भी है कि जो बीजेपी का समर्थक है, जो बीजेपी का मतदाता है, वो मोदी जी की बात करता है। उनके सामने मोदी जी का चेहरा है, तो उनका अगर उनको लगता है कि मोदी जी के नाम पर सब चीज़ें चल रही हैं, अब आप गुजरात में देखिए, गुजरात में क्या हुआ? पूरी की पूरी सरकार बदल दी। मुख्यमंत्री से लेके हर वो मंत्री बदल दिया गया। किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई और एकदम नए चेहरे लाके रख दिए गए। लेकिन आप ये भी देखिए कि एक ही बार में कितनी बार आपको सरकार बदलनी पड़ी, आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। अब आने वाले दिनों में इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या नहीं होंगे, ये तो विश्लेषण का विषय हो सकता है और मुझे लगता है कि इसका नुकसान होगा ही होगा। इससे कोई पार्टी बच नहीं सकती। लेकिन आज बीजेपी को नहीं लगता, आज लगता है कि मोदी जी के नाम पर उनका संगठन चलता रहेगा, उनके समर्थक उनके साथ बने रहेंगे, वो आगे तक चलते चले जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के निर्णय लोकप्रिय नेताओं को पीछे करने की कोशिश है, मुझे लगता है कि यह किसी भी लोकतांत्रिक संगठन के लिए बहुत श्रेयस्कर नहीं है। इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। जी। जी, 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 जी। और साथ ही एक बात और निकल आई, जो 3 राज्य हैं, उसमें विधानसभा अध्यक्ष, 1 मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री। देखें तो तीनों राज्यों में 12 पद ऐसे हैं, जो कि बड़े महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से। उसमें कास्ट इक्वेशन की जिस तरह से बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री है, ब्राह्मण राजस्थान में मुख्यमंत्री, आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में है। तो जो कास्ट इक्वेशन बनाने का जो एक इन्होंने रणनीति अपनाई है, उससे ये विपक्ष की जो राजनीति है, जिसमें जाति जनगणना की बात कर रहे हैं या ओबीसी की भागीदारी की बात विपक्ष कर रहा है, क्या उसको कमज़ोर करने की कोशिश इस कास्ट इक्वेशन को पूरा देखें, अगर जिस तरह से पद दिए गए हैं विभिन्न जातियों के लोगों को, उससे कुछ दिखाई देता है विपक्ष की राजनीति की काट करने के लिए? मध्य प्रदेश में तो अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़े वर्ग को नेता बनाती रही है। आप याद कीजिए कि कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और सुंदरलाल पटवा जी, जी, इनके बाद का जो दौर आया है, उसमें जितने मुख्यमंत्री अब तक 3 मुख्यमंत्री हुए, तीनों के तीनों पिछड़े वर्ग के थे। 2003 में सत्ता में आई पार्टी लंबे समय के बाद, तो मुख्यमंत्री बनी उमा भारती जी, पिछड़े वर्ग की नेता। कुछ महीने के मुख्यमंत्री रहने के बाद मुख्यमंत्री बदला गया, बाबूलाल गौर साहब आए, तो पिछड़े वर्ग के नेता। बाबूलाल गौर साहब कुछ ही महीने साल भर से कुछ ज़्यादा मुख्यमंत्री रह पाए, फिर मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान जी, पिछड़े वर्ग के नेता, जो लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री वो। तो पिछड़े वर्ग का नेता तो मध्य प्रदेश में लगातार पार्टी रख रही है। उसमें तो वो जो सामाजिक समीकरण है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश हमेशा करती रही है। पार्टी के अध्यक्ष मैंने अगर पिछड़ों को मुख्यमंत्री रखा, तो पार्टी का अध्यक्ष दूसरी बिरादरी को रखा, ब्राह्मण रखा, क्षत्रिय रखा। वीडी शर्मा साहब आज वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। अध्यक्ष। तो वह इस तरह का बैलेंस वो बीजेपी लगातार कर रही है, सामाजिक समीकरण के नाम पर, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा उनका सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री जब उन्होंने बनाया रमन सिंह जी को, तो उस समय आदिवासी नेता की उन्होंने अवहेलना की, आदिवासी नेतृत्व की अवहेलना की। लेकिन आप याद कीजिए कि जब नया-नया राज्य बना था, कांग्रेस की सरकार वहाँ बनी,
तो विपक्ष के नेता उन्होंने आदिवासी को बनाया, नंद कुमार साय को अध्यक्ष विपक्ष का नेता बनाया, जबकि बृजमोहन अग्रवाल बड़े दावेदार थे। विधायकों की बैठक में खूब हंगामा हुआ, लेकिन नंद कुमार साय को ही विपक्ष का नेता बनाया गया। आगे चल करके जब पार्टी सत्ता में आई, तो बलराम कश्यप एक वहाँ आदिवासी नेता होते थे, उनकी उन्होंने अवहेलना की और रमन सिंह जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या तो आदिवासी को बनाया या साहू समाज के लोगों को बनाया। वहाँ भी उन्होंने जो सामाजिक समीकरण था, वह छत्तीसगढ़ में लगातार बना के रखे, और आज मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। और अगर आप याद कीजिए तो अगर आप राजस्थान की बात करेंगे, तो राजस्थान में सवर्ण समाज के लोग हमेशा राजनीतिक प्रमुख रहे। 1952 से लेकर के लगातार आप चुनावों को याद कीजिए, कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, जो राजा महाराजाओं की जो पार्टी होती थी, उनको जो सफलता मिली, वो स्थिति भी नहीं बन पाई। तो वहां भी जो जातीय समीकरण होते हैं, सवर्ण लोगों को आगे रखने की, वो पार्टी राजनीति कर रही है बीजेपी। वहां कांग्रेस बीजेपी के सबसे प्रभावी नेता रहे हैं भरत सिंह शेखावत साहब। 1900 इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में वो जीत करके आए और मुख्यमंत्री बने। टर्म नहीं पूरा कर पाए, बीच में सरकार गिर गई हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री, फिर बाद में जब दोबारा मुख्यमंत्री बने, पूरा उन्होंने 5 साल का टर्म पूरा किया। मिली-जुली सरकार ही बनाई, लेकिन वो भी थे। फिर 2003 में जब फिर सरकार बनाने की नौबत आई, तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हुई। लेकिन उन्होंने जो भी जातीय समीकरण होते हैं राजस्थान के, उसको साधा बना करके रखा। आज भी आप देखिए तो म सवर्ण जातियाँ हैं, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, स्टिक सबको उन्होंने साथ के रखा हुआ है। और चूँकि सवर्ण नेतृत्व प्रमुख है वहाँ पर, उन्होंने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो एक ठाकुर और एक शेड्यूल कास्ट को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया, दिया कुमारी जी को और बैरवा साहब को। वे ये राजनीतिक समीकरण बीजेपी हमेशा से साथ के चलती है, और आगे रखा उन्होंने। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 2017 में केशव जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बड़े पैमाने पर उन्होंने संघर्ष किया, लगातार करते। आज ही प्रदेश अध्यक्ष उनका पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, भूपेन्द्र सिंह जी, उसके पहले सत्येंद्र सिंह जी। तो ये समीकरण हमेशा साथ, ये पहली बार नहीं हो रहा है। अपने समीकरणों को, सामाजिक समीकरणों को हमेशा बना के रखी है, और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखी है। उसका अपना एजेंडा है, उसके एजेंडे पर चलती है। उसको लगता है कि इसके नाम पर समर्थन उनको मिलता रहेगा, और उनका जाति संतुलन भी ठीक-ठाक बना रहेगा। तो ये पहली बार नहीं हुआ, इसकी इस तरह रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। यह है कि वह अपना नया नेतृत्व बना रहे हैं, और ऐसे में भी कोई ऐसे लोगों को हिला रहे हैं जो बहुत भले लोकप्रिय न हो, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार या जो केंद्रीय लीडरशिप है, उसके निर्देश में काम करते रहे। यह इसको नया नेतृत्व पैदा करने की कोशिश की संज्ञा नहीं दी जा सकती, मुझे नहीं लगता। गुजरात में कौन सी लीडरशिप पैदा करने की कोशिश की जा रही है? गुजरात में आज भी नेता या चेहरा मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। क्या कोई लीडर पैदा हुआ क्या, जिसके बूते पर आप पार्टी को आगे बढ़ा लें? किसी भी रूपानी साहब का नाम लीजिए, विजय रूपानी साहब का नाम लीजिए, चाहे आप भूपेन्द्र पटेल जी का नाम ले लीजिए। एक लोकप्रिय नेता थी आनंदीबेन पटेल, तो आनंदी जी को आपने उठा करके यहाँ रख दिया, राज्यपाल बना दिया उत्तर प्रदेश में। तो वो स्थिति तो नहीं बनी। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं, एक नया नेतृत्व पैदा करने के नाम पर। लेकिन वो कितना कारगर है, कितना उससे पार्टी को फायदा होगा, इस पे बहस हो सकती है। इसको बहुत साधारण तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। जी। जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं न कहीं पार्टी की कमज़ोरी हो सकती है भविष्य में, और जैसा आपने एग्ज़ाम्पल दिया था कि इंदिरा जी के समय में, या जब भी राष्ट्रीय नेता जब मजबूत होता है, तो अपने हिसाब से क्षेत्रीय छत्रप को कमज़ोर भी करता है, और ऐसे लोगों को ज़्यादा सामने लाता है जो कहीं न कहीं उन्हें चुनौती ना दे सकने की स्थिति में हो। इसी प्रकार हम देखते हैं बीजेपी ने वर्तमान में जो नए नेता चुने हैं विभिन्न प्रदेशों में, वह भी ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया कि उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे सकें। तो क्या ये अगर रणनीतिक देखें पार्टियों की, वर्तमान में तो मोदी जी के नाम पर सफलता मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भविष्य में क्या ये जो जिस तरह से नए लोगों को मौका दिया गया है, हालाँकि हो सकता है वो उनकी योग्यता आने वाले समय में और ज़्यादा निखर के आए और वो अपने दम पर बीजेपी को उन राज्यों में जिता सकें। लेकिन वर्तमान के हिसाब से क्या बीजेपी को कहीं नुकसान नहीं हो सकता आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर?
भाई जब अगर अगर मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, तो कैसे नुकसान हो जाएगा? कि अतीत में आप याद कीजिए ना, पिछले दिनों में अतीत में जिसको मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, वह कौन-सा नेता बहुत प्रभावशाली साबित हुआ? किसी का नाम आप ले लीजिए आप, किसी राज्य में, चाहे हिमाचल में, चाहे कर्नाटक में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे हरियाणा में, जो जो अपने कंधे पर बीजेपी को कोई फ़ायदा पहुँचा पाया हो। मोदी जी का चेहरा हर जगह सामने है। उन्हीं के नाम पर जन समर्थन मिल रहा है या जन समर्थन पाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी एक राज्य में लीजिए आप, जिसको आप कह सकते हो कि इन्होंने इनके बूते इन्होंने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। कहीं नहीं हुआ। उन राज्यों में जब दोबारा चुनाव हुए तभी मोदी जी का ही चेहरा सामने था। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मोदी जी के चेहरे पर चल रही है और उनको जन समर्थन मिल रहा है। तो पार्टी भी कहीं राज्य में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं पैदा करने देना चाहती, जो अपने बूते, अपने स्तर पे कोई निर्णय ले ले या केंद्रीय नेतृत्व के लिए चुनौती बन जाए। स्थिति ये बन रही है और यह स्थिति हमेशा बन जाती ही है। ये दिखाई पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि संगठन में कोई फायदा होगा। इस तरह के राजनीतिक संगठन को दीर्घकालिक दृष्टि से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि न तो इससे आप नेतृत्व पैदा कर पाते हैं और न ही संगठन को आगे बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल हो पाती है। एक सुगम तरीके से आप संगठन को चला लेते हैं अपने निर्देशों पर। लेकिन यह इस तरह के निर्णयों से या इस तरह की राजनीति से आप वैकल्पिक या नया नेतृत्व पैदा कर लेते हो, ऐसा लगता नहीं। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने और साथ ही एक सवाल कांग्रेस को लेकर भी संदर्भ में आता है। जिस तरह से हम देखेंगे बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह, कहीं भी उनकी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जो उनकी नाराज़गी ज़ाहिर करती हो। हालाँकि भाव-भंगिमा के द्वारा अलग-अलग उनसे परिभाषित किया जाता है उन सब चीज़ों को। लेकिन खुल के किसी ने भी विरोध नहीं जताया है राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति अपने को साइडलाइन किए जाने पर। वहीं हम कांग्रेस की अगर बात करें, क्या कांग्रेस को भी ऐसे नेताओं की आवश्यकता, डिसिप्लिन वाले नेताओं की आवश्यकता, अनुशासन में रहने वाले नेताओं की आवश्यकता है, जो पार्टी को परेशानी में ना डालें? जिस तरह हम मध्य प्रदेश देखें, चाहे कमलनाथ सिंधिया का झगड़ा रहा हो, अशोक गहलोत राज्य सचिव पार्टी का झगड़ा राजस्थान में रहा हो, तेज सिंह देव और बघेल साहब का झगड़ा छत्तीसगढ़ में रहा हो। अगर ये थोड़ा तुलनात्मक करें दोनों पार्टियों की कार्यशैली को। प्रशांत जी, जब कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी जैसा ताकतवर नेता होता था, तो कोई विरोध नहीं कर पाता था। राजीव गांधी के ज़माने में भी कोई विरोध नहीं कर पाता था। जब संगठन कमज़ोर होता है, तो इस तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। लेकिन तब भी कांग्रेस में कम से कम अपनी बात कहने का अधिकार है। चंद्रशेखर जी भी युवा तुर्क हो गए थे इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर नेता के खिलाफ। बोलते थे वो। मोहन धारिया जी बोलते थे, रामधन जी भी बोलते थे। आप कई नाम ले सकते हैं जो उस संगठन में अपनी बात कहते थे, खुल के कहते थे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पार्टी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी आप समझिए कि जिस किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह किया, जिस किसी नेता ने, वो हाशिए पे चला गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा कल्याण सिंह जी थे। राम मंदिर आंदोलन के नाम पर उन्होंने अपनी सरकार का का बलिदान कर दिया कि सरकार चली गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। सबसे बड़े चेहरा थे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ इनका विवाद हुआ और पार्टी छोड़ दी, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। पार्टी का क्या हश्र हुआ आपको पता है। मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता में बीजेपी को लाने का अगर श्रेय दिया जाना है किसी को, तो उमा भारती जी को दिया जाना चाहिए। उमा भारती जी ने उस समय की जी, दिग्विजय जी। सिंह सरकार के खिलाफ बड़ा व्यापक पैमाने पर आंदोलन चलाया था। पूरे राज्य में उन्होंने भ्रमण किया। एक एक राजनीतिक माहौल पैदा किया उस सरकार के खिलाफ। 2003 में सरकार हारी और आज तक कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं लौटी। उमा भारती जी का बहुत बड़ा योगदान है। उमा भारती जी किसी तरह से कुछ महीने मुख्यमंत्री रह पाई। क्या-क्या उनकी स्थिति हुई, उन्होंने भी पार्टी छोड़ा, नई पार्टी बनाई, क्या हश्र हुआ आपके सामने है। दोबारा लौट के आना पड़ा उनको बीजेपी में। कोई गति नहीं हो पाई। झारखंड में बाबूलाल मरांडी चेहरा होते थे बीजेपी के। बड़े लोकप्रिय नेता हैं। बड़े तो मिलनसार और डाउन टू अर्थ आदमी है, जमीन से उठे हुए नेता हैं। पार्टी ने उनको भी किनारे कर दिया, उन्होंने पार्टी में विद्रोह किया, किनारे हो गए, नई पार्टी बनाई। क्या हुआ? सबके सामने है। और लगभग कई सालों के बाद, 1 दशक से अधिक समय के बाद, वो दोबारा लौट कर के बीजेपी में आए और पार्टी ने उनको मुख्य धारा की राजनीति की ज़िम्मेदारी सौंपी है। कम से कम बाबूलाल मरांडी के जाने से बीजेपी का भी नुकसान हुआ, लेकिन बाबूलाल मरांडी बहुत बड़े आगे नहीं बढ़ पाए।
उनकी पार्टी को तब कोई ताकत नहीं मिल पाई। ये सभी उदाहरण आपके सामने हैं। जिस किसी ने भी बीजेपी क्योंकि बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है, उनका कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ नहीं जाता, पार्टी के साथ लगा रहता है। जो पार्टी को छोड़ के जा उनका समर्थक नेताओं के साथ नहीं जाता, कभी नहीं गया। अब खत्म हो जाते हैं। विद्रोह की स्थिति बनती नहीं है बहुत ज़्यादा। यह ज़रूर है कि जब टकराव बढ़ते हैं, तो पार्टी का नुकसान होता है। या जब कोई लोकप्रिय नेता पार्टी के संगठन को नहीं चलाता होता है, तो पार्टी का नुकसान होता है। ये हमेशा हुआ है और हर राज्य में दिखाई पड़ रहा है। जिन जगहों पे लोकप्रिय नेताओं को या संगठन के मजबूत नेताओं को सत्ता में नहीं माने जिम्मेदारी मुख्य ज़िम्मेदारियाँ नहीं दी गई हैं, वहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये आप सबके सामने है। और मुझे भी लगता है कि जिन चेहरों को लाए हैं, आज उनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन चूँकि यह लोकप्रियता के पैमाने पर इनका कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वह पार्टी के जनाधार को और व्यापक बनाने में उनकी कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। वह मोदी जी के नाम पर आज पार्टी निर्भर है, ये नेता भी मोदी जी के नाम पर निर्भर रहेंगे। जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मोदी जी की लो पे ही निर्भर पूरा नेतृत्व रहेगा प्रदेश का। और काका के अंत में आते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में मोदी जी ने कहा था कि अकेला सब पर भारी। हालाँकि विपक्ष को उन्होंने रखते हुए दृष्टिगत रखते हुए भाषण दिया था, पंक्ति भी उद्धृत की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके लिए भी ये भारी पड़ रहा है उनका वक्तव्य ये कि एक अकेला सब पर भारी। आपको क्या लगता है? ये तो है, बीजेपी में कोई चुनौती नहीं है मोदी जी के लिए। और उन्होंने जो कोई चुनौतियाँ हो भी सकती हैं, उनको किनारे कर दिया। भाई शिवराज सिंह चौहान अगर आप देखिएगा तो उनसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो एक बड़ा चेहरा हो जाता वो। उन्होंने उनको किनारे कर दिया, किनारे हो गए वो। वसुंधरा राजे भी 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं। उनको भी उन्होंने किनारे कर दिया। वो भी अब एक में मुख्य से बाहर चली गई। बीजेपी में मोदी जी के नाम को कोई चुनौती नहीं है और ये तथ्य भी है कि आज बीजेपी का जो जन समर्थन है, वो मोदी जी के नाम पे है। तो वो वह चुनौती उनके सामने कोई नहीं है और वह चुनौती तब तक बनी रहेगी जब तक उनमें चुनाव जिताने की ताकत है। जब तक उनके नाम पर वोट मिलते रहेंगे बीजेपी को नेता है। नेताओं की सबसे बड़ी ताकत तो यही होती है ना कि अगर अगर आप में चुनाव जिताने हराने की ताकत बनी हुई है, आप लोग कपड़े हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज बीजेपी में मोदी जी को कोई चुनौती है। वो एक अखंड राज्य है उनका, एक स्थापित नेतृत्व है। उनके केंद्र में उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। तो किस बात कौन क्यों कोई चुनौती देने जाएगा? और कोई नेता अपने लिए चुनौती देने लगेगा तो उसको पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। और जब अब सबको हर तरफ पता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती दे पाएगा। एक इस बात में मुझे संदेह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने वाले लोगों के पास कार्यशैली इस तरह की होती नहीं है और जिस किसी भी ने भी चुनौती देने की कोशिश की, उसको कोई लाभ नहीं उसमें उसको पार्टी में समर्थन मिला नहीं। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पार्टी में कोई अगर किसी ने चुनौती देने की कोशिश की तो राजनीतिक तौर पर उन्हें नुकसान ही हुआ है, कोई राजनीतिक लाभ है प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। और अंतिम टिप्पणी और चाहूँगा कि अगर इन जो 3 राज्यों की सफलता है, क्या संभावना है कि समय से पहले चुनाव 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता। अब क्या मतलब मार्च मई में चुनाव होना है। कितना पहले कर लेंगे आप? मुझे लगता नहीं है कि पहले चुनाव हो जाए। पार्टी उसी समय तक अब कोई जल्दी भी नहीं ना अगर मान लीजिए कि 1 आध साल पहले आप चुनाव कराते, 6 महीने पहले चुनाव कराते, और वो स्थिति तो रही नहीं है। कितने में कुछ ही दिनों तक रह गया है। तो मुझे मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती है। मुझे लगता है समय से ही चुनाव होंगे। जी, जी। जिस तरह से आपने पूरी परिभाषा की व्याख्या की है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक चुनौतियाँ बीजेपी या कांग्रेस के लिए दोनों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने 3 राज्यों की सफलता के बाद बीजेपी के अंदर एक आत्मविश्वास अलग दिखाई देता है। और उसी का परिणाम है कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का है, जो प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी ने अपने हिसाब से मुख्यमंत्री का चयन भी इन प्रदेशों में किया है, कि जिससे अपने जो प्रदेश के नेतृत्व है अपने हिसाब से उसको चला सकें, उसको दिशा दे सकें। और मैं सुनील शुक्ला जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही विस्तृत व्याख्या कर वर्तमान राजनीति का विश्लेषण किया और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। आपका मैं पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत